गुड इवनिंग चैंपियंस। आज हम बात करते हैं एक मूवी की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसमें दो मुख्य किरदार थे, राज और सिमरन। सबसे पहले राज और सिमरन की मुलाकात लंदन में होती है और धीरे धीरे इनका संबंध आगे बढ़ता है। राज को सिर्फ और सिर्फ सिमरन दिखती है और राज उसे पाने का प्रयास करता है, या दूसरे शब्दों में सिमरन स्टिमुलस बन जाती है या उद्दीपक बन जाती है। अब राज साहब के सामने सिर्फ और सिर्फ एक गाना बजता है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। अब उन्हें प्राप्त करना है स्टिमुलस को, और उसके लिए वो करेंगे अनुक्रिया या एक्टिविटी या रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स के रूप में दो सिमरन के मंगेतर से मिलते हैं, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। उसी ढंग से सिमरन के पिताजी से मिलते हैं और उनको अपनी तरफ रिझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब एक उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कभी उनके पिता से मिलते हैं, कभी उनके परिवार से मिलते हैं, और अंतिम अंतिम तक वो युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं और उस दीपक को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अनुक्रिया और उद्दीपन में एक निश्चित संबंध है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एसआर रिलेशनशिप के जन्मदाता थॉर्नडाइक साहब की। थॉर्नडाइक साहब ने सीखने का सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम एसआर थ्योरी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। एक पिंजरे में बिल्ली बंद कर दी और उसके सामने सूखी मछली और मरी मछली लाकर रख दी। क्योंकि बिल्ली भूखी थी, उसने तरह तरह से प्रयास किया, अनुक्रिया किया और स्टिमुलस को अंत में एक लीवर के द्वारा दबाकर पिंजरे से बाहर आ गई, स्टिमुलस को प्राप्त कर लिया। यानी स्टिमुलस है तभी बिल्ली अनुक्रिया कर रही है, स्टिमुलस को देखकर बिल्ली अनुक्रिया कर रही है। जैसे हमने देखा अभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर में, कि कैसे स्टिमुलस ने राज को प्रेरित किया कि वो अनुक्रिया करे, और तरह तरह से अनुक्रिया किया और अंत में स्टिमुलस को प्राप्त कर लिया। यहाँ भी बिल्ली तरह तरह से अनुक्रिया कर रही है और अंत में स्टिमुलस को प्राप्त, यानी मछली को प्राप्त कर लेती है। सीखने के संबंध में या अधिगम के संबंध में थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए। 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो चलिए सबसे पहले हम मुख्य नियम पर केंद्रित होते हैं, मुख्य नियम को समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य नियम के तहत कुल 3 नियम थे। लॉज ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रयास का नियम, और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। एक एक करके आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तत्परता का नियम, सबसे पहले तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब है कि आप किसी कार्य को करने के लिए सचमुच तैयार हैं, तत्पर हैं, रेडी हैं या नहीं हैं। कुछ खास परिस्थितियां हैं जिसके एब्सेंस या प्रेजेंस में आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार होंगे। जैसे अगर कोई बच्चा सीखने के लिए तैयार है तो वो शारीरिक रूप से तैयार होगा, मानसिक रूप से तैयार होगा और बौद्धिक रूप से तैयार होगा, या कह सकते हैं वो सामूहिक रूप से तैयार होगा। अगर किसी बच्चे को चोट लगी है तो वो सीखने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होगा। आप कितना भी लाख चाहिएगा, लाख प्रयास कीजिएगा उसे सिखाने का, वो सीख नहीं पाएगा। उसी प्रकार अगर बच्चे के घर में अगर माँ बाप के बीच में मनमुटाव हो गया या लड़ाई हो गई तो बच्चा इमोशनली टूट जाता है और फिर उसे आप चाह कर भी नहीं सिखा पाइएगा। उसी प्रकार एक बच्चा अगर क्लासरूम से बाहर देख रहा है तो वो मानसिक रूप से क्लास में होते हुए भी प्रेजेंट नहीं, यानी फिजिकली वो प्रेजेंट है लेकिन मानसिक रूप से वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, यानी वो आपके लेसन को सीखने के लिए तत्पर नहीं है। तो सबसे पहले बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामूहिक रूप से बच्चा अगर तैयार है तभी वो सीख पाएगा। उसके बाद जो दूसरा नियम है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रयास का नियम। कृत कृत अभ्यासते जन्मति हो सुयान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़ निशान। हमने इस कथन को काफ़ी बार सुन रखा है कि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप परफेक्ट होंगे। इसलिए कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी बार परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, उतनी तरफ आप बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएंगे और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर
लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रयास के नियम के तहत दो नियम दिए गए थे या उप नियम दिए गए थे, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज कहता है कि उस नियम या उस अभ्यास को आप बार बार करना चाहेंगे जो नियम आपको सफलता दिलाता हो, और उस नियम को आप छोड़ देंगे जो नियम आपको सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ाता हो। बात करते हैं तीसरे नियम की, लॉ ऑफ इफेक्ट की। आपके मेहनत का क्या प्रभाव पड़ा? आपको सफलता मिली, अगर मिली तो वो प्रभाव पॉजिटिव होगा या सकारात्मक होगा। अगर आपको सफलता नहीं मिली तो वो प्रभाव नकारात्मक होगा। जैसे आप अगर पैसे को जमा कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक समय में काम आएगा, तो इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। उसी प्रकार जब हम टीवी को देखते हैं या इंटरनेट को देखते हैं या लैपटॉप को निहारते हैं, कुछ समय बाद उसके हम दास बन जाते हैं, ये उसका नेगेटिव प्रभाव है। तो हमें समझना है कि हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव होता है, या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं गौण नियम की या सेकेंडरी लॉस की। थॉर्नडाइक ने कुल 5 नियम दिए थे। सबसे पहले मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। उसके बाद है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आत्मीकरण का नियम चौथा नियम है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। और पांचवा नियम संबंधित परिवर्तन का नियम या लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। आइए एक एक करके इन 5 गौण नियम या सेकेंडरी लॉस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन या मनोवृत्ति का नियम। यह नियम कहता है कि जिस अनुपात में हमारी मनोवृत्ति होगी उसी अनुपात में हम किसी भी चीज को सीखेंगे। बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल में अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे, लेकिन अर्जुन की मनोवृत्ति धनुष बाण की तरफ ज्यादा बढ़ी। यानी वो अनेक शस्त्रों को जानते थे लेकिन धनुष बाण में निपुण हो गए, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति धनुष बाण की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी। उसी प्रकार भीमसेन ने गदा को आत्मसात किया, गदा को अपने साथ रखा और गदे पर महारत हासिल कर ली, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति गदा के प्रति थी और बाकी हथियारों के प्रति उनकी मनोवृत्ति कम थी। ऐसा नहीं था कि बाकी हथियार वो चलाना नहीं जानते थे, लेकिन उनको मनोवृत्ति, उनका मन ज़्यादा गदे की तरफ झुका हुआ था, इसलिए उन्होंने गदे पर महारत हासिल कर ली। दूसरा नियम कहता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। किसी भी नए कार्य को सीखते समय हम अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, और जब तक हमें संतोषजनक फल नहीं मिलता हम प्रयास करते रहते हैं। जैसे ये व्यक्ति धनुष के द्वारा अपने टारगेट को हिट कर रहा है और ये बार बार प्रयास करता है और अंत में इसे सफलता मिल जाती है और इसको ये पूरा कर लेता है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। बिल्कुल सी आसान सी बात है कि किसी कार्य को हम छोटा करके सीखते हैं, हम तोड़ तोड़ के सीखते हैं, वो कार्य आसान हो जाता है और सीखने और सिखाने के क्रम में हम अंश से पूर्ण की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम सबसे पहले बच्चों को फल के नाम याद करवाते हैं, फल के बारे में बताते हैं, और उसके बाद ये बताते हैं उसे तोड़कर कि किस फल में विटामिन सी की मात्रा होती है, किस फल में विटामिन डी की मात्रा होती है, या किस फल में विटामिन ए की मात्रा होती है। इस प्रकार हम फलों का वर्गीकरण कर देते हैं और फलों के बारे में और विस्तार से बताते हैं, और यह कह सकते हैं तोड़ तोड़ के बताते हैं। अगला नियम है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। यह नियम पूर्व के अनुभव पर आधारित होता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो उससे मिलती जुलती समस्या जिसको पूर्व में अनुभव कर चुका होता है उसे याद करता है और फिर समस्या से निपटता है। जैसे कोई बच्चा अगर नदी में तैर रहा है और उसे नदी में कुछ हलचल महसूस होती है या नदी में अगर उसे कुछ कठिनाई महसूस होती है तो उससे वो सीख लेता है, और अगली बार वो समंदर में जाता है और समंदर में जब तक लहरों से टकराता है और लहरों को वो तोड़ता है या ये काटता चला जाता है, तब जो नदी में सीखता है उसी का उपयोग वह समंदर में तैरते वक्त करता है। तो यही है आत्मीकरण का नियम। अंतिम नियम संबंधित परिवर्तन का नियम या लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का आशय है कि पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। इसमें जो क्रिया का रूप तो वही रहता है लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे आपने सबने देवदास देखा होगा, तो देवदास पारो के पीछे पागल था और जब उसे पारो नहीं मिलती तो वो चंद्रमुखी के पास चला जाता है, और उसी प्रकार
व्यवहार करता है जैसे वो पारो के साथ करता था। यहाँ परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उसका व्यवहार करने का तरीका नहीं बदला। उसका जो क्रिया वो पारो के साथ करता था, वैसे ही क्रिया वो चंद्रमुखी के साथ भी कर रहा है। तो यह था संबंधित परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ पर क्रिया वही होगी, सिर्फ परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल थॉर्नडाइक ने 8 नियम बताए और 8 नियम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं अधिगम के क्षेत्र में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।